हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। शारंग विला में सभी लोग ऑफिस के लिए निकल चुके। जब सुमित ऑफिस जाने के लिए बाहर आता है तो देखता है सारे कार सर्विसिंग पर गए थे और उसे ऑफिस निकलना था। तभी अदिति ब्लैक टिप टॉप के ऊपर डेनिम जैकेट और नीचे ब्लैक जींस में अपने बालों को पोनीटेल में बांधे रेडी होकर आ जाती है। सुमित अदिति को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने के बाद अपना फ़ोन निकालकर ड्राइवर को कॉल करने लगता है, जिसे देखकर अदिति घर के पार्किंग के अंदर चली जाती है। सुमित ड्राइवर को गाड़ी लाने के लिए कह रहा था, लेकिन सारी गाड़ी सर्विसिंग पर गई हुई थी। तभी एक ब्लैक बुगाटी आकर सुमित के सामने रुकती है। सुमित 2 कदम पीछे हो जाता है तो उसका विंडो कार के विंडो नीचे होती है और अदिति सुमित की तरफ देखते हुए कहती है, सुमित जी, मैं आपको आपके लोकेशन तक छोड़ दूँ। सुमित अपना फ़ोन पॉकेट में रख अदिति के विंडो के पास आकर बोला, फिलहाल तो तुम मुझे हेवन के दरवाजे तक छोड़ने वाली थी। जिसे सुनकर अदिति छोटा सा मुँह बना, लेकिन मैंने तो अभी आपका एक्सीडेंट किया ही नहीं, तो आप सर्वलोक कैसे जाओगे? सुमित अदिति की कार को देखते हुए बोला, तुम्हें ये कार किसने दी? अदिति अपने हाथ में पहनने वॉच में टाइम देखते हुए सुमित से बोली, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे शूट पर जाना है। सुमित दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर दरवाजा खोल देता है, जिस पर अदिति उसकी तरफ देखते हुए कहती, प्लीज़ मुझे धक्का मारकर मत गिराना, वरना लग जाएगी। जिसे सुनकर सुमित अदिति के हाथ को पकड़कर उसे बाहर निकाल, चलो निकलो। अदिति चुपचाप बाहर आ जाती है तो सुमित ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उसे पैसेंजर सीट की तरफ इशारा करके कहता है, मैं ड्राइव करूँगा। अदिति अपना सिर हिलाकर घूमकर पैसेंजर सीट पर आकर बैठ जाती है और सीट बेल्ट लगाते हुए कहती है, लेकिन गाड़ी मेरे नाम पर है, मेरे पास तो लाइसेंस भी है। सुमित अपना सिर हिलाकर स्टार्ट कर सारंग विला एरिया से बाहर आ जाता है और गियर लगाते हुए अदिति से कहता है, तुम कोई सिंपल सी गाड़ी क्यों नहीं चलाती? सुमित के सवाल पर अदिति उसकी तरफ देखते हुए, मैं तो कभी ड्राइव करती ही नहीं हूँ, हमेशा वापी मुझे लेकर जाता है, लेकिन वो आज कहीं गया हुआ है और मुझे ये गाड़ी भाई ने मेरे नेशनल कंपटीशन जीतने की खुशी में दिया था, इसलिए मुझे बहुत प्यारी है। सुमित हैरानी से अदिति की तरफ देखते हुए बोले, यू मीन मृत्युंजय ब्रो ने तुम्हें ये कार गिफ्ट की है? यस, बिकॉज आई एम लाइक देयर बेबी, अदिति ने क्यूटनेस के साथ जवाब दिया, जिस पर सुमित अपना सिर हिलाते हुए, तुम कोई सिंपल से गाड़ी ले लेना, इसे घर में रखो। अदिति सुमित की बात पर अपना सिर नहीं, मैं हिलाकर, मैं बिल्कुल नहीं, मुझे ये चलाने के लिए मिली है तो मैं इसे घर में क्यों रखूं? अंडे देकर दो तो नहीं हो जाएंगे क्या? सुमित अदिति की बात बोला, मुझे ये कार पसंद है, इसलिए तुम मेरी मर्सिडीज चला लेना। जिसे सुनकर अदिति शोभित की तरफ देखते बोले, मुझे पूरे 3 महीने लगे हैं गाड़ी चलाना सीखने में, मैं रात रात भर जाकर चलाती थी। वापी ने कितने मुश्किल से मुझे, क्या तुम बार बार विप्लव को बीच में लाना बंद कर सकती हो? तुम मेरी मंगेतर हो, तुम्हें मुझ पर फोकस करना चाहिए, मेरे भाई पर नहीं। सुमित ने थोड़ा प्रोटेक्शन में कहा। सुमित को प्रोटेक्शन होते हुए देखा। अदिति बोली, वापी मेरा दोस्त है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सुमित ने उसे घूरते हुए कहा, जिसे सुनकर अदिति छोटा सा मुँह बनाकर, आप मुझ पर चिल्ला रहे हो और इस बात को मैंने ब्रो को बता दिया तो आप समझना आप ब्रो को कैसे संभालो? हाउ डेयर यू थ्रेटन मी? सुमित ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, जिस पर अदिति शोभित के सामने की तरफ इशारा करते हुए, मुझे देखकर मत बोलिए, आगे देखकर गाड़ी चलाइए। अदिति के कहने पर कि शोभित को सामने ड्राइविंग पर फोकस करना चाहिए। शोभित गाड़ी साइड में रोक देता है। शोभित की अचानक गाड़ी को साइड में रोकने पर अदिति उसकी तरफ देखते हुए कहते, क्या हुआ? शोभित अपनी टाई को नॉट एक हाथ से ढीली करते हुए दूसरे हाथ से सीट बेल्ट को खोल देता और अदिति के ऊपर झुक जाता है, जिसे देखकर अदिति अपनी बुरी आंखों से बड़ी बड़ी कर शोभित की तरफ देखते हुए, आप ये क्या कर रहे हैं? शोभित की अदिति के होठों को बिल्कुल नज़दीक आकर बोला, लिप्स मेक मी वांट टू किस देम। शोभित की बात सुनकर अदिति उसके सीने पर हाथ रख, लेकिन मेरा मूड नहीं और मुझे कंपनी जाने में देरी हो रही है। ये देखकर शोभित अदिति के हाथ को अपने सीने से हटा उसके सिर के पीछे अपने हाथ डाल उसके चेहरे को अपने नज़दीक लिया आता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। शोभित काफ़ी पैशन के साथ अदिति के होठों को स्मूच कर रहा था, जिन्हें महसूस करते हुए अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है तो शोभित उसके जॉलाइन पर अपना एक हाथ रखकर उसके जीभ को अपने जीभ में उलझा उसे फ्रेंच किस करने लगता है। लेकिन 5 मिनट के एक डीप और पैशनेट किस के बाद जब अदिति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो शोभित उससे दूर होता है। अदिति की पूरी न्यूड लिपस्टिक मिट चुकी थी और उसके होठ गीलेपन से चमक रहे थे। शोभित अपने रुमाल निकाल कर अपने होठ को साफ करता है तो शोभित के सफ़ेद रुमाल में अदिति की लिपस्टिक लग जाती है, जिन्हें इग्नोर करते हुए शोभित अदिति के होठों को भी साफ करने लगता है, जिसे देखकर अदिति उसके हाथ से रुमाल लेते हुए कहती, मैं खुद कर लूँगी।
शोभित अदिति की आवाज़ में एक नाराज़गी को महसूस करके बोला, हम तो अब कपल है ना, हमारे बीच नॉर्मल है, तुम नर्वस क्यों हो रही हो? जिसे सुनकर अदिति शोभित की तरफ देखते हुए बोले, मैं नर्वस नहीं हो रही, लेकिन ये मेरा तरीका है, मैं हर बार ज़बरदस्ती करती हूँ और आप शर्माते हो। शोभित अदिति के बात पर थोड़ा हैरान होकर बोला, मैं वो शर्मीला, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। अदिति शोभित के बात पर अपना सिर नहीं महलाते हुए, मैं मजाक नहीं कर रही, तो बताओ क्या क्या किया है तुमने मेरे साथ? शोभित ने पूछा, जिसके जवाब में अदिति के गाल लाल हो जाते हैं, जिन्हें देखकर शोभित अदिति के गाल को टच करते हुए कहता है, शायद तुम शर्मा रही हो। शोभित के टच करने पर अदिति उसके हाथ को पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए, क्या आप मेरे साथ ज़बरदस्ती हो, क्योंकि हम दोनों की सगाई हो चुकी है? शोभित अदिति की आंखों में देखता है, जिनमें इस सवाल का जवाब जानने की बेचैनी साफ नजर आ, जिन्हें देखते हुए शोभित अपना सिर हिलाकर बोले, दिमाग तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए कह रहा है, लेकिन दिल तुम्हारे उतने ही नज़दीक जाने के लिए कह रहा है। शोभित के जवाब को सुनकर अदिति उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोली, शोभित जी, जब आप मेरे साथ नहीं थे, हर पल मेरा दिल कहता था कि मैं अधूरी हूँ, और आज मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपके बगैर अधूरी हूँ। मुझे आपकी ज़रूरत है, आपने एक नई सफलता के लिए मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। शोभित अदिति की आंखों में एक सच्चाई को देखते हुए उसका हाथ जो शोभित के चेहरे पर उसे अपना हाथ रखते हुए बोला, मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। अदिति शोभित की बात पर अपना सिर हिला देती है और पीछे होकर कहती है, तो आपको ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही? अदिति की बात सुनकर शोभित अपना सिर हिला देता है और अदिति की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मेरा रुमाल। अदिति शोभित के रुमाल की तरफ देखती है, जिसमें लिपस्टिक लगी हुई थी, जिस पर वो उसे रखने लगती है, तो शोभित उसके हाथ से छीनते हुए कहता है, मैं भी रख सकता हूँ? जिसे देखा अदिति छोटा सा मुँह बनाकर, लेकिन इसे मैं रखना चाहती हूँ। शोभित अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर सीट बेल्ट लगा गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, मैं इसे लेकर ऑफिस जा रहा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी लोकेशन तक छोड़ देता हूँ। मैं अपने मर्सिडीज तुम्हारी लोकेशन के लिए भेज दूंगा। जिसे सुनकर अदिति नाराजगी से शोभित की तरफ देखते हुए, आप मेरा हक मार रहे हो? शोभित अदिति की बात पर आंखें छोटी करके, मैं कहाँ से तुम्हारा हक मार रहा हूँ? ये कहते हुए शोभित की नज़र रोड पर थी, क्योंकि वो काफ़ी ध्यान से कार ड्राइव कर रहा था। वहीं अदिति शोभित के सवाल का जवाब देते हुए बोली, ये गाड़ी भाई ने मुझे दी है, तो मैं आपको क्यों दूँ? शोभित अदिति की बात पर बोला, क्योंकि ये गाड़ी मुझे पसंद आ गई और मैं तुम्हारी पसंद हो, तो तुम्हारी पसंद को जब तुम्हारी पसंद पसंद आ गई, तो तुम्हें अपनी पसंद को अपनी पसंद को देने में क्या दिक्कत है? अदिति कन्फ्यूजन कर अपने सिर को झटकते हुए बोली, आप जानबूझकर मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? शोभित अदिति की बात पर एक नज़र गाड़ी में लगे मॉनिटर में लोकेशन को देखने के बाद गाड़ी रोक देता है, तो अदिति उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पर शोभित उसे देखते हुए कहता है, मॉनिटर में लोकेशन इसी बिल्डिंग की बता रही है, मैंने आपको ड्रॉप कर दिया। आदित्य मुँह बनाकर शोभित की तरफ देखने के बाद सीट बेल्ट खोलते बोले, आप सच में बहुत बड़े दुष्ट हो। शोभित अदिति का हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींचता है, तो अदिति सीधा उसके होठों से जा फिरती है, तो शोभित उसके होठों पर एक लंबे पैक देने के बाद उसे अलग करते हुए कहता है, जाकर अच्छे से अपना काम करो, मैं गाड़ी भेज दूंगा। अदिति शोभित को घूरते हुए गाड़ी से उतरकर उस बिल्डिंग में अंदर चली जाती है, और शोभित उसे जाते हुए आखिरी तक देखने के बाद मुस्कुराकर गाड़ी सारंग कंपनी की तरफ भगा देता है। सारंग कंपनी मृत्युंजय अपने केबिन में बैठा फाइल चेक कर रहा था, जब उसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई देती है, तो मृत्युंजय बिना दरवाजे की तरफ देख कहता है, तुम्हारे घर का बेडरूम नहीं है, मेरा ऑफिस है, इसलिए यहाँ आने से पहले मुझे आपका एटीट्यूड सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है जीजा जी। सुधांशु ने आकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय सिर उठाकर सुधांशु को घूरते, तुम्हें पता है? मुझे बताओगे तो शायद मुझे पता होगा। सुधांशु ने फिर से कहा, जिस पर मृत्युंजय चिड़चिड़ाते हुए बोला, तुम और तुम्हारी बहन दोनों एक नंबर के नकचढ़ी और नकचढ़ा हो, और तुम दोनों को खून पीने के लिए इकलौता मैं मेरा। मृत्युंजय की बात सुनकर सुधांशु से देखते बोला, आपके कारनामे में कोई अवार्ड देने वाले नहीं होते जीजे, और प्लीज़ अपने मियाँ बीवी के झगड़े में अपने साले को मत घसीटो। मैं क्यों ना घसीटूँ, क्योंकि जब मैं तुम्हारी बहन के साथ झगड़ा होता हूँ, धमकी तो तुम्हारे घर जाने की देती है, तो तुम्हें ही घसीटूँगा ना। मृत्युंजय ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, जिसे सुनकर सुधांशु उसकी बात को इग्नोर करते हुए, मुझे आपसे अभी बकबक नहीं करनी। आपने मुझसे कहा था कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है कंपनी का सेटअप बैठाने के लिए, आप प्लीज़ मुझे क्लियर तरीके से बता सकते हो। सुधांशु के बाद तो मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, देखते हुए बोला, अब तुम काम की बात कर रहे हैं, तो मेरे जैसे एक काबिल बिजनेसमैन को भी काम की बात करनी चाहिए। आपके बक खत्म होंगे तब जाकर आप काम की बात करोगे ना। सुधांशु ने मृत्युंजय को घूर, जिस पर मृत्युंजय मुंह बनाकर 50 लाख रुपए जमा करो और अपनी कंपनी का सेटअप बैठा लो। मृत्युंजय की बात सुनकर सुधांशु हैरान होते हुए, इतने सारे पैसे क्यों?
मृत्युंजय सुधांशु के हैरान भरी आंखों में देख हल्का सा मुस्कुरा बोला, मैं तुम्हारी खुशी को कम नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें बताया नहीं। कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड थी उसे फिर से करेक्ट प्रूफ के साथ ओपन करने के लिए मैंने ऊपर से ऑर्डर दिए, और अब कंपनी के रिनोवेशन, लोकेशन, सेटअप, ब्लूप्रिंट सब की ज़रूरत पड़ेगी ना। मृत्युंजय की पूरी बात सुनने के बाद सुधांशु कुछ पल सोच के, हाँ, बिजनेस को फिर से शुरू करने के लिए पैसे तो बहुत चाहिए होते हैं। मेरे पास है कुछ सेविंग, अगर मैं उन्हें किस्त में दूँ तो चलेगा नहीं क्या? मृत्युंजय सुधांशु के बाद पर उसे देखते हुए, साले साहब, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तब जब आप अपनी कंपनी को मेरी कंपनी के अंदर कोलैब कर लो। जिसे सुनकर सुधांशु मृत्युंजय को देखकर, आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि उस कंपनी को आप अपने अंडर चाहते हो? मतलब टैलेंट, मेहनत सब हमारी कंपनी का, नाम शारंग कंपनी का एक नए ब्रांच की तरह। मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हैं, यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे शाले की, छोटे से हिंट को समझ जाता है। तो क्या सोचा है इस बारे में? सुधांशु मृत्युंजय की बात पर देखते हुए, मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि ये कंपनी मेरे पापा की थी और मैं उसे फिर से ओपन करना चाहता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो हमेशा से था, खुद के दम पर। लेकिन तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और अगर तुम फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर अपनी पूरी कंपनी को डुबा दोगे। मृत्युंजय ने कहा। जिसे सुनकर सुधांशु मृत्युंजय को देख रहे, क्या मैं आपकी कंपनी से लोन ले सकता हूँ? मृत्युंजय सुधांशु की बात सुनकर एक फाइल अपने सीक्रेट ड्रॉर से निकाल कर सुधांशु के सामने रख देता और कहता है, खुद देख लो तुम्हारी कंपनी के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में पहले बिजनेस चल रहा था वो बिक चुका है, इसलिए तुम्हें परमानेंट एक नया लग्जरियस फ्लोर खरीदना होगा। जिसे सुनकर सुधांशु कुछ पर उस फाइल की तरफ देखने के बाद उसे उठाकर सोफे की तरफ चला जाता है और पढ़ने लगता है। मृत्युंजय सुधांशु की तरफ देख एक आह भरते हुए फिर से अपनी फाइल को उठा लेता है, जिस पर सुधांशु कहता है, क्या मुझे आपकी कोई नोट डायरी या फिर लैपटॉप मिलेगा? मृत्युंजय काफ़ी टेबल पर रखे अपने आईपैड की तरफ इशारा करके बोला, इस्तेमाल कर सकते हो। सुधांशु सोफे के सामने रख कॉफ़ी टेबल की तरफ देखने के बाद अपना सिर हिला उसे उठा लेता है और उसमें कुछ करने लगता है। करीब 1 घंटे बाद मृत्युंजय के केबिन का दरवाज़ा खुलता है और हाई हील के टक 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 की आवाज़ के साथ मृदुला अंदर आते हैं। मृत्युंजय मृदुला की तरफ देखते हुए थोड़ा सरप्राइज होकर बोला, यहाँ तुम? मृदुला बिना इधर उधर ध्यान दिए आधा के साथ चलते हुए मृत्युंजय के सामने आकर मुस्कुरा कर, तुमसे मिलने आई थी। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, मुझसे मिलने आई थी, क्यों? मृत्युंजय की छोटी आंखों पर मृदुला थोड़ी नाराज होते हुए, देखो जा, एक तो तुम मुझे कुछ बताते नहीं हो, और अगर मैं तुम्हारी किसी चीज़ में हेल्प करने जाऊँ तो तुम ये अपनी आंखें छोटी करके मुझे घूरते रहती हो। ये सुनकर मृत्युंजय मृदुला को घूरते हुए बोला, यू नो व्हाट मिस चक्रवर्ती, हमने जो प्रोटेक्ट साइन किया था और आपकी ज़रूरत थी, आप यहाँ नहीं बल्कि मलेशिया में थे, और जब हम उस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुके हैं तो आप यहाँ मुँह उठाकर क्यों आए? मृदुला मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज़ पर कुछ पल शांत रहकर बोली, जय, तुम्हें पता है ना, मेरी मेंटली कंडीशन कुछ खास नहीं अच्छी नहीं है, इसलिए डैड ने मुझे ज़बरदस्ती मलेशिया भेज दिया था ट्रीटमेंट के लिए। मृत्युंजय मृदुला के एक्सप्लेन पर अपना सिर नहीं में हिला कर बोला, देखो, मैं इंपॉर्टेंट फाइल पढ़ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए दफ़ा हो जाओ मेरे केबिन से। जिसे सुनकर मृदुला अब थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, जब मैं तुमसे प्यार से मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं प्यार से बात करने के लिए, मुझे तुम्हारे 2 कौड़ी के कौवे जैसी आवाज़ सुनकर प्यार से बात नहीं सुननी है, तो निकलो मेरे केबिन से। मृत्युंजय ने गुस्से में कहा। मृत्युंजय के चिल्लाने पर राघव अंदर आ जाता है और मृत्युंजय राघव को देख कर कहता है, तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे केबिन कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी मुँह उठाकर चलाएगा, बिना अपॉइंटमेंट के किसी को भी मेरे केबिन के अंदर मत भेजा कर। जिसे सुनकर राघव घबराते हुए अपना सिर हिलाकर बोला, आई एम सॉरी सर। मृत्युंजय उसकी बात को इग्नोर कर बोला, इसे यहाँ से निकालो। मृदुला मृत्युंजय की बात पर इस बार गुस्से से बोली, जय, तुम हर बार मेरी इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर सकते, क्या तुम्हें आज पता चला? मृदुला, मैं आपके पसंद की लड़की के अलावा हर किसी की इंसल्ट करता हूँ, और मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हारी सबसे ज़्यादा इंसल्ट करूँगा। मृत्युंजय ने मृदुला को घूरते हुए कहा। जिसे सुनकर मृदुला मृत्युंजय की आंखों में आंखें डालकर, यू नो यू आर माई स्ट्यूबरीनेस, और तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारी उस 2 कौड़ी की बीवी को भी रास्ते से हटा सकती हूँ। मृत्युंजय कुछ कहता उससे पहले सुधांशु सोफे से खड़ा होते हुए मृदुला से, क्या कहा तुमने? किससे रास्ते से हटाओगे? सुधांशु की आवाज़ सुनकर मृदुला पलट कर उसकी तरफ देखती है और सुधांशु को देखकर अपनी आंखें छोटी करके कहती है, तुम?
सुधांशु मृदुला की बात को इग्नोर कर उसके सामने आकर बोला, किसी रास्ते से हटाने की बात कर रही हो? तमीज़ से बात करो मुझसे, मृदुला ने गुस्से में कहा, जिसे सुनकर सुधांशु से घूरते बोले, तमीज़ इज्जत उन लोगों को दी जाती है जो खुद के ऊपर डिपेंड रहती है, दूसरों के प्रॉपर्टी पर मुंह नहीं मारती है। एक तो तुम यहाँ पर मेरे जीजू के आगे वस्याएं वाली हरकत कर रही हो और मुझसे तमीज़ की गुंजाइश रखती हो। सुधांशु के शब्द मृदुला के सीधा दिमाग पर असर कर रहे थे और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा। मृदुला के चुप देखकर सुधांशु राघव की तरफ देखते, राघव भैया, इन्हें जरा तमीज़ से ऑफिस के एग्जिट तक छोड़ आइए और बाहर नींबू मिर्ची टांग दीजिए, कहीं उनकी घटिया नज़र लग गई तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।